अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद है मुझे। और अगर कोई बच्चा बीमार है तो अल्लाह ताला उसको जल्द शिफा अता फरमाए। हम लोग अपना दूसरा चैप्टर मुकम्मल करने जा रहे हैं आज इंशाअल्लाह, तश्कील पाकिस्तान, जिसके हम अब तक 12 लेक्चर मुकम्मल कर चुके हैं। आज 13वें लेक्चर में हम कायदे आज़म का जो किरदार पढ़ रहे थे बहैसियत गवर्नर जनरल, उसमें हमने 2 उन्वानात पढ़ लिए थे। वो 2 उन्वानात क्या थे? एक था कौमी यकजहती और दूसरा था महाजरीन की बहाली। तीसरा जो आज इसमें हम पढ़ रहे हैं वो है सरकारी अफसरान के रवैये में तब्दीली। सही है, शुरू करते हैं हम इसको। कायदे आज़म ने सरकारी अफसरान को मशवरा दिया कि वो ख़ुद को अवाम का खादिम साबित करें। 25 मार्च 1948 ईस्वी को कायदे आज़म ने सरकारी मुलाजमीन से ख़िताब किया और उनको हिदायत की कि वो सियासी या ग्रोही वाबस्तगी से बुलंदतर होकर अवाम के खादमीन की हैसियत से अपने फ़राइज़ ईमानदारी और दयानतदारी से सरअंजाम दें। इससे अवाम की नज़रों में उनका मकाम बुलंद होगा। कायदे आज़म की हिदायत ने एक कौमी रूह व जज्बा फूंक दिया। ये सरकारी अफसरान के लिए जो कायदे आज़म ने पैगाम दिया था, उसमें तो उस वक्त एक नया रूह और जज्बा फूंका था, लेकिन बहुत माजरत के साथ आप में से भी कुछ बच्चों के वालिदैन सरकारी मुलाजिम होंगे, सारे तो नहीं। उसमें जो कुछ हमारे यहाँ मुलाजमीनों का जो तबका है मुलाजमीन का, जिनमें ख़राबी पाई जाती है, उन ख़राबी पाए जाने वाले मुलाजमों में से ज़्यादातर मुलाजमीन सरकारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, निजी कंपनियां तो क्या होता है, फ़ौरन ऐसे मुलाजमीन को निकाल बाहर कर देती हैं जो उनके लिए नुकसान का बाइस बन रहे हैं। सरकारी मुलाजमतों में अक्सर चशमपोशी से काम लिया जाता है और ऐसे मुलाजमीन की कंप्लेन भी नहीं होती या छोटी मोटी को कोई गिनती में भी नहीं रहता। नतीजा क्या होता है, ये हमारे कुछ लोग शोबाजात में, ख़ास तौर पर सरकारी शोबाजात में ख़राबी का बाइस बनते हैं। तो उनको इस चीज़ से इज्तिनाब करना चाहिए। अपने छोटे फ़ायदे को हटाकर अपने कायद की अगर बात को मद्देनज़र रखें तो हमारा मुल्क मज़ीद तेज़ी से तरक्की करना शुरू कर देगा। नंबर 4, सूबाई। हम पढ़ के आ रहे हैं कायदे आज़म का किरदार बहैसियत गवर्नर जनरल, और यहाँ जो ये उन्वानात लिखे हैं, इसका मकसद इन्होंने इन खराबियों के अंदर जो ज़रूरत थी, जिन चीज़ों में उनकी तस्हीह की है। सूबाई और नस्ली इम्तियाज़। कायदे आज़म ने लोगों को हिदायत की कि वो ख़ुद को पाकिस्तानी कहलवाने पर फ़ख्र महसूस करें और हर किस्म के नस्ली इम्तियाज़ और इलाकाई तासुबात से ख़ुद को अलहदा रखें। उन्होंने तमाम सूबों का दौरा किया और उनके मसाइल हल करने की कोशिश की। आज़ाद कबायली इलाके की वज़ीरिस्तान एजेंसी से मुसल्लह अफवाज को हटा लिया गया। इस इलाके को ये पैगाम देना मकसूद था कि वो भी पाकिस्तान का जुज़्व ला यनफ़िक हैं। लफ्ज़ आ गया यहाँ। ऐसा जुज़, ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट जिसको जुदा ना किया जा सके। अटूट मुख्तलिफ़ आज़ाद रियासतों को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा,
करार दिया गया। जी हाँ, ये पहले कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा करार दिया गया था, जो कि आजकल इस्लामाबाद है। यहाँ पर सूबाई और नस्ली इम्तियाज़ को ख़त्म किया है कायदे आज़म ने अपने पैगाम में। क्या कि हम इस सूबे के हैं, हम इस सूबे के हैं, हम इस सूबे के हैं। इससे बालातर होकर अगर हम बोलें कि हम पाकिस्तानी हैं तो ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। बाकी इस सूबे के होना ये तो हमारी रिहाइश है, यहाँ हम पैदा हो गए, तो इसमें हमारी कौन सी खूबी है? खूबी ये है कि हम सब मिलकर और मुत्तहिद होकर रहें। ये कायदे आज़म ने हमें पैगाम दिया था। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कायदे आज़म के बहैसियत गवर्नर जनरल की जो खूबियाँ उनमें हम देख रहे हैं वो है पाकिस्तानी मईशत के रहनुमा उसूलों का तय्युन। पाकिस्तानी मईशत के रहनुमा उसूलों का तय्युन। यकम जुलाई 1948 ईस्वी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि बैंक दौलत ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए कायदे आज़म ने फरमाया कि पाकिस्तान के लिए मगरबी मुआशी और इक़्तिसादी निज़ाम गैर मुनासिब है और इससे मुल्क के अवाम में खुशहाली नहीं आ सकती। हमें एक ऐसा निज़ाम तश्कील देना है जिसकी बुनियाद इस्लामी मसावात और अदल पर मबनी हो। इस तरह शायद सारी दुनिया में एक नया समाजी निज़ाम मुतारिफ़ करा सकेंगे। इसके बाद है खारजा पॉलिसी। आज़ादी के फ़ौरन बाद कायदे आज़म ने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा का कारकुन बनाने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दी। उनकी रहनुमाई में बहुत जल्द ही बेशुमार ममालिक से सिफारती ताल्लुकात कायम हो गए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकज़ी नुक्ता ये था कि तमाम ममालिक के साथ और ख़ास तौर से अपने करीबी हमसायों और इस्लामी ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखे जाएँ। इस सिलसिले में कायद का किरदार एक इंतहाई मुहिब्ब वतन शख्स का था। आपकी खारजा पॉलिसी यानी दूसरे अपने मुल्क के अलावा जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो किस बेस पर उस्तवार करने हैं, उनके साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे, लेन देन किस तरीके से होगा, वो इतने दोस्ताना होने चाहिए कि आसपास के लोग आपको अपना दुश्मन ना समझें। दूसरा ये कि आपसे तिजारत करने में फ़ख्र महसूस करें और आपकी पॉलिसी ऐसी हो कि उनको यहाँ से तिजारत करने में भी फ़ायदा हो। तो आपकी खारिजा पॉलिसी जितनी मजबूत होती है आपका मुल्क उतने ही तरक्की करता है। इसके बाद जो 7वां है उन्वान वो है तलबा को हिदायत। तलबा ख़ास तौर पर नौजवान जिसमें होते हैं शामिल। तालिब इल्मी का ज़माना होता ही नौजवानी का है और जिसको आप कायदे आज़म अपना असला खाना कहते थे। कायदे आज़म इस नज़रिए के हामी थे कि पाकिस्तान के नौजवान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कीमती असासा हैं। उन्होंने तलबा को हिदायत की कि वो पूरी तवज्जो अपनी तालीम पर दें। उन्होंने क़याम पाकिस्तान में तलबा के किरदार को सराहा, लेकिन ये हिदायत की कि अब वक्त आ गया है कि वो ख़ुद को सियासत से अलहदा कर लें। ये ठीक है बच्चों, हमारे कायद का क्या पैगाम, जो ख़ुद एक सियासतदान थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या पैगाम दिया है। तालिब इल्मों का काम अभी ये नहीं है कि वो सियासत से वाबस्ता हो जाएं। बदकिस्मती से इस वक्त हमारे मुल्क में ये अलमिया पैदा हो गया है
तालिब इल्मी के ज़माने से ही हमारे मुतादिद तलबा सियासी जमातों से वाबस्ता हो जाते हैं, और क्योंकि ये गर्मजोशी का ज़माना होता है इसलिए हमारी सियासी जमातें भी अपने मफादात के लिए तलबा तंजीमें कायम करती हैं। उनको भी चाहिए कि अब हमारा जो वास्ता है वो अल्लाह ना करे किसी गैर मुस्लिम और दूसरे मुल्क से नहीं है, हमारे मुल्क पर कोई काबिज़ नहीं है। हम आपस में ही जो सियासतदान हैं दूसरी जमातों के, ये तो एक ही मुल्क के रहने वाले, एक ही हमारे जो मफादात हैं वो एक ही कड़ी से वाबस्ता हैं जो कि है पाकिस्तान। इसके लिए तो हम सब ने मिलकर ही काम करना है। तो उसके लिए जो हमारे मुल्क का कीमती असासा है तालिब इल्म और तलबा, उनको इस सियासत की भट्टी में झोंकने की अभी से ज़रूरत नहीं है, बल्कि ख़ास तौर पर इस पर बैन लगाना चाहिए कि जो लोग अभी तालिब इल्म हैं कम अज़ कम भी जो इंटर तक तालीम है, यहाँ तक का कोई तालिब इल्म सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, किसी सियासी जमात का रुकन नहीं बन सकता। तो हमारे कायद का जो पैगाम है फिर उसके मुताबिक हम एक बेहतरीन पॉलिसी वज़ा कर सकेंगे। इसमें कायद आज़म के जो बहैसियत गवर्नर जनरल कारनामे और पैगामात हैं, उसमें जो 8वीं और आखिरी बात है वो है पासदारी व वाबस्तगी। पासदारी व वाबस्तगी। उन्नीस सौ 47 ईस्वी में पाकिस्तान के मारिद वजूद में आने के वक्त कायद आज़म सख्त बीमार थे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन नौज़ायदा मुल्क के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए शब व रोज़ मेहनत करते रहे। अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक उन्होंने अपनी कोशिशें पाकिस्तान के इस्तेकाम और सालमियत के लिए मरकूज़ कर दी। इसीलिए उन्हें बाबाए कौम कहा जाता है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। ये थे हमारे कायद का किरदार, और बावजूद इसके कि जिस ज़माने में आप तालिब इल्म थे उस टाइम पर जो मुल्की हालात थे वो हम तारीख़ में भी पढ़ते रहे, इस सबक में भी हमने पढ़ा है कि बहुत नाखुशगवार थे। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, हमारे कायद ने अपनी तालीम नहीं छोड़ी, सियासत में भी हिस्सा लिया है, लेकिन वो भी अगर आप देखें तो एक हद तक, और मुस्तकिल तौर पर जो सियासत में आए हैं तो वो ज़माना है जब आपने तालीम मुकम्मल कर ली है। और यही पैगाम उन्होंने दिया है। अगर हम कायद आज़म के पैगाम को देखें, उसके मुताबिक अमल करें तो कोई बईद नहीं है कि हम एक बहुत तरक्की याफ्ता कौम कहला सकें। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारे पास यह दूसरा सबक अपने अख्ताम को पहुंचा, जिसमें हमने बहुत सारी ऐसी बातें भी सीखी जो कि हमारे मुस्तक़बिल के लिए हमारे रहनुमा उसूलों की हैसियत रखती हैं, जो हमारे बड़े बड़े लीडरान ने पेश की हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हमारे पहले गवर्नर जनरल और लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जो पैगामात हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। अब क्लास वर्क लीजिए, फटाफट कॉपी निकाल कर अभी आपने ये काम करना है। काम क्या है आपका, कायद आज़म के किरदार की
माया सिफात। वाज़े कीजिए जो उन्हें दूसरों के लिए नमूना बनाती हैं। यहाँ बच्चों वो बात जो मैंने पहले भी कही थी कि हम कोशिश तो करते हैं कि वो सवाल दें जिसका हम पढ़ने का काम पूरा कर चुके हों, लेकिन बाज़ वक्त हमसे ऐसी गलती हो जाती है। पिछले लेक्चर में 10वां सवाल मैंने आपको दिया था उसमें था बहैसियत गवर्नर जनरल कायदे आज़म का किरदार बयान कीजिए। दरअसल तो नंबर तो मैंने सही लिखा था अपने पास, लेकिन किताब से जब मैं सवाल कॉपी करने लगा तो 10 के बजाय मैंने 11वां सवाल कॉपी कर दिया, जबकि कायदे आज़म की खुसूसियात बहैसियत गवर्नर जनरल तो हमने आज कंप्लीट की है। तो यही बात मैंने आपको बताई थी, कभी ऐसी अगर गलती हो जाए तो आप जो सबक पढ़ेंगे आगे उस पर मिल जाएगा, वरना एक आध लेक्चर आप सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन अब ये वाला जो था ये था उसका सवाल। अब ये वाला सवाल तो आप अब भी कर सकते हैं क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, और बल्कि अब तो इस चैप्टर के सारे ही सवालात हम मुकम्मल कर सकते हैं। हमारा यहाँ तक सवालात का काम मुकम्मल हो गया। अब कुछ खाली जगह हैं वो ले लीजिए, क्लास वर्क में ही हैं। पहली खाली जगह है मुस्लिम लीग डैश ईस्वी में कायम हुई। सन आएगा यहाँ पर, किस सन में कायम हुई। दूसरी खाली जगह है अलीगढ़ तहरीक के तहत 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी डैश में कायम हुई। यहाँ सन भी आ सकता था, लेकिन सन क्योंकि बताया है, इसका मकसद यहाँ जगह का पूछा गया है कि किस जगह कायम हुई थी। ठीक है, तो आप जगह का नाम लिख देंगे।
फिर है बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग डैश ने कायम की, यानी बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखने वाले शख्स का नाम या शख्सियत का नाम। 3 हो गई, अभी और है खाली जगह, ये आपने कॉपी कर ली होंगी। चौथी खाली जगह है शाह वलीउल्लाह का इंतकाल संदेश ईस्वी में हुआ था। नंबर 5 डैश में सिंध अलहदा सूबा बन गया। पाकिस्तान रमज़ान की डैश शब को वजूद में आया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आपके दूसरे सबक तक का काम। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नया सबक शुरू करेंगे। आप लोगों का जो होमवर्क का काम है वो तो आपको पता है, आप उसे अब जल्द से जल्द मुकम्मल कर लीजिए। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।